आज हम अध्ययन करेंगे रसायन के पहले चैप्टर, पहले अध्याय का रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। एक बुनियादी इंफॉर्मेशन का चैप्टर है, कुछ बेसिक्स की बात होती हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री समझने के लिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री की बैकबोन है। बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी है, या आप ये मान लें कि ये केमिस्ट्री का आधार है। तो यहाँ से जब हम केमिस्ट्री समझना प्रारंभ करेंगे तो फिर हम केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो रसायन है क्या? पहला क्वेश्चन कि ये परमाणुओं, अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। परमाणु अणु क्या होते हैं ये हम समझेंगे। ये उनके संश्लेषण संगठन के गुणधर्म बताता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो अणुओं, परमाणु, इनके गुणधर्म, इनके संश्लेषण इत्यादि हम पढ़ेंगे और उनके जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बुनियादी गुण हैं, वो हम सब समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि अणु, परमाणु ये होते क्या हैं, इनके गुण क्या होते हैं और क्यों होते हैं। प्रश्न हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों, क्योंकि जब हमें क्यों पता होता है तो हम किसी के भी प्रश्न का जवाब देने में सक्षम हो जाते हैं। तो देर नहीं करें, हम शुरुआत करें पहले चैप्टर की। परंतु उससे पहले हमारे एक शिक्षक थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था, वो कहते थे कि केमिस्ट्री भूत प्रेतों का विज्ञान है, कि यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा वो चीज़ पढ़ते हैं यानी परमाणु, जो दिखता नहीं है, परंतु उसी के कारण अणु बनते हैं और उसी के कारण पदार्थ बनते हैं, द्रव्य बनता है। तो सही बात तो ये है कि ये अंदर की बात है। तो चलिए, जो परमाणुओं से अणु बनते हैं और अणु से पदार्थ बनते हैं, उस पदार्थ को हम यहाँ पे बोलते हैं द्रव्य। पहला प्रश्न, ये द्रव्य है क्या? मैटर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये मैटर क्या है? वो चीज जो स्थान घेरती है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसके पास द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होने का मतलब है कि उसके पास अपना कुछ होता है, वो द्रव्य कहलाता है। सामान्यतः जो द्रव्य की हम बात करेंगे, इसका बुनियादी वर्गीकरण की बात करेंगे तो ये द्रव्य तीन तरह का होता है। ठोस, दूसरे नंबर है द्रव यानी कि लिक्विड, हम लिख भी देते हैं, ये होता है लिक्विड। और तीसरे नंबर जो होती है वो गैस यानी कि गैस होती है। तो ये इसके बुनियादी तीन प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस मतलब इसके अणु पास पास होते हैं, जिनसे मिलके ये बना होता है ना, जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं। क्यों भाई, क्यों पास पास होते हैं? दूसरा प्रश्न हमारा ये उठ जाएगा कि इसके अणु पास पास होते हैं तो क्यों होते हैं। परंतु उससे पहले हम गैस के बारे में बता दें। इसके अणु जिनसे ये मिलके बनता, परमाणु भी बोल सकते हैं, इसके अणु या परमाणु, अभी हम अणु और परमाणु भी समझेंगे, इसके परमाणु दूर दूर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम अणु और परमाणु की जगह एक शब्द याद कर सकते हैं, कण। और अब ये वर्ड हम दोनों यूज नहीं करके यहाँ पे क्या लिखेंगे? कण। आप बोलोगे कि पहले तो हमने सॉलिड का बता दिया, ठोस का बता दिया, फिर गैस का बता दिया, फिर द्रव का क्यों नहीं बताया? स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं चले सर? तो द्रव की यदि बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, तो इसके, अब हम कण की बात करेंगे, इसके कण ठोस की तुलना में दूर तथा
गैस की तुलना में पास होते हैं, गैस की तुलना में पास होते हैं, मतलब ये इन दोनों के बीच का है। अब हमने बात की थी कि ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो जो ठोस होता है ना, इसके कणों के बीच अधिकतम आकर्षण बल लगता है। मतलब यहां पे यदि हम बात करते हैं तो कणों के बीच अधिकतम आकर्षण, क्योंकि जब कोई पदार्थ बनता है, जब कोई द्रव्य बनता है, तो क्यों बनता है, उसके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कण में अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, इसलिए हम बार बार पार्टिकल यानी कि कण शब्द उपयोग में लाएंगे। तो इसके कण पास पास इसलिए होते हैं कि उनके बीच अधिकतम आकर्षण बल लगता है, और इसमें क्या होगा, इसके जो कण हैं, कणों के बीच न्यूनतम आकर्षण होता है। और इसके बीच इससे तो कम होता है और इससे ज्यादा होता है, यानी बीच में। इससे समझ जाओ कि ये ज्यादा है, ये कम है, फिर ये ज्यादा है और ये कम है। ऐसी बात आपको समझना सीखना चाहिए। तो ये उनके अंदर का गुण है कि उनके कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा लगता है। जब कोई एक दूसरे को बहुत तेजी से खींचता है तो वो उसके पास हो जाता है। प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तुम अपने दोस्त को तेजी से खींचो तो वो आपके पास आ जाएगा, थोड़ा धीरे खींचो तो दूर हो जाएगा, और उसे मत खींचो, लगभग नगण्य होता। न्यूनतम आकर्षण मतलब लगभग नगण्य, जीरो नहीं, जीरो तो नहीं हो सकता, नगण्य होता है, जीरो के बराबर हो सकता है, परंतु आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो इस वजह से ये जो द्रव्य है ना, ये तीन प्रकार से एग्जिस्ट करता है, मिलता है, पाया जाता है। इसका द्रव्यमान होता है, इसे हम महसूस कर सकते हैं। क्या हम हवा को महसूस नहीं कर पाते? कर पाते। क्या हवा हमें दिखती है? नहीं दिखती। तो वायु हमें दिखती नहीं है, परंतु हम उसे महसूस कर पाते हैं। तो अब इनके बारे में बहुत डिटेल तो 9वीं क्लास में है, 9th क्लास में है। यहाँ पे हम ओरली थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब एक बात यहाँ पे आप लोग समझ लें कि जो गुण इसका होगा और जो गुण इसका होगा, इन दोनों के बिल्कुल बीच का गुण द्रव्य का होगा। जैसे कि जल, पानी, ठोस का मतलब है लोहा बोल दो, पत्थर बोल दो, लकड़ी बोल दो, और गैस का बोल दो तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सी गैसेस हैं। तो सबसे पहले जब कण पास पास होंगे तो इसका घनत्व सर्वाधिक होगा। घनत्व का मतलब समझो, प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान, क्योंकि हम किसी द्रव्य को उसके द्रव्यमान से ही तो महसूस कर पाते हैं। द्रव्यमान मतलब उसके अंदर जो कणों की मात्रा है वो कैसे जमी है। यदि एकांक द्रव्यमान में बहुत से कण हैं तो फिर वो घनत्व कहलाता है। तो इसका जो घनत्व है ना, वो अधिकतम होता है, इसका घनत्व न्यूनतम होता है। अब आप तीसरे का अपने आप समझ सकते हो कि इसका घनत्व इन दोनों के बीच का होता है, ठोसों से कम होता है और गैस से ज्यादा होता है। एक शब्द यूज करते हैं, दृढ़ता। दृढ़ता, दृढ़ता का मतलब है कि एक ऐसा गुण कि जब किसी को दबाएं तो उसका आकार परिवर्तित नहीं हो, तो हम बोलेंगे दृढ़ है। और दबाने से आकार परिवर्तित हो जाए तो दृढ़ता, रिजिडिटी कम होती है। तो ठोस सबसे ज्यादा दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं। आप देखो ना, पत्थर को दबा के देखो तो नहीं दबेगा। कुछ विशेष ठोसों की बात नहीं कर रहा है, फॉर्म वॉर्म की बात, उसको हम अलग से समझेंगे। परंतु जो अधिकतर ठोस हैं उन्हें दबाने से उनका आकार परिवर्तित नहीं होता है। और फिर हम यहाँ पे एक बात बोल दें कि नहीं वर्ड यूज नहीं करते हम यहाँ पे, है ना। 100% की कोई बात नहीं होती है यहाँ पे, लगभग नहीं होता है। जब बहुत तेजी से प्रेस करेंगे, दबाएंगे,
दाब आरोपित करेंगे तो थोड़ा बहुत गुण परिवर्तित हो सकता है। समझ में आई? तो ठोस दृढ़ होते हैं, गैस दृढ़ नहीं होती, और इनकी दृढ़ता गैस और ठोसों के बीच की होती, मतलब ठोस से कम और गैस से ज्यादा। ये साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हम फिर बोल रहे हैं कि ये लिख लिख के हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब 9th क्लास में है, 9वीं क्लास की बात है, परंतु हम यहाँ पे इनसे इंट्रोड्यूस तो होंगे, परिचय तो हमें प्राप्त करना ही है। अब आकार की बात करें, ठोस एक निश्चित आकार में होते हैं। अब हम द्रव की बात करें तो इन्हें जिस बर्तन में डाला जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, और जो गैसेस होती हैं इनका कोई आकार नहीं होता है, निराकार होती हैं। निराकार हम ईश्वर को बोलते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है, तो ये निराकार है। और सही बात तो ये है भैया कि गैसेस हमारे लिए तो ईश्वर है, क्योंकि यदि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम नहीं होंगे, है ना, हमारे अंदर की अवधारणा खत्म हो जाएगी। इसलिए ये निराकार होती हैं और हम इसको ग्रहण करके सांस लेके साकारीकरण के रूप में खुद को प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये कुछ बुनियादी प्रॉपर्टी थी। देखिए, हवा चलेगी यानी वायु तो ठीक है चलेगी, द्रव हवा से तो नहीं ज्यादा प्रभावित होता और ठोस तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। तो एक गुण होता है विसरण, एक गुण होता है विसरण। विसरण का मतलब है फैलना, कणों का फैल जाना। वो नहीं लगाते आप इत्र वगैरह, सेंट, डिओ, वो जो गैस के फॉर्म में होते हैं तो वो तेजी से फैलते हैं। आप घर में एक अगरबत्ती लगाओ तो अगरबत्ती धुआं के रूप में जो उसकी स्मेल है, जो खुशबू है, वो पूरे घर में फैल जाती है। ठोस विसरण का गुण प्रदर्शित नहीं करते, मतलब वायु यदि चलती है, हवा चलती है तो वो फैलते नहीं हैं। लिक्विड थोड़ा थोड़ा कभी कभी फैलते हैं, क्योंकि बहुत से सेंट वगैरह लिक्विड में भी आते हैं, तो थोड़ा सा तो विसरण होता है। विसरण का मतलब है फैलना। अब इन तीनों में आपस में संबंध क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको। वो ठोस हो, वो द्रव हो या गैस हो, उसके अंदर के कण, अणु या परमाणु वाइब्रेट होते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। बस ये है कि मान लो ठोस है तो ऐसे ऐसे कंपन करेंगे, तो द्रव है तो ऐसे ऐसे करेंगे, और गैस है तो ऐसे ऐसे करेंगे। गतिशीलता रहती है उनमें सब में, परंतु इसमें सबसे कम होती है, इसमें सबसे ज्यादा होती है, और इसमें दोनों के बीच की होती है। ये साइन तो लगा है जो कि आप समझ पा रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वो एक दूसरे को कणों ने आकर्षित कर लिया, प्रबलता के साथ आकर्षित करके वो बन गए। तो जब दो कण आपस में मिलते हैं, दो परमाणु आपस में मिलते हैं या दो अणु आपस में मिलते हैं, एक बात तुम्हें बताएं कि हर पदार्थ के गुण उसके परमाणु निर्धारित करेंगे, अणु नहीं, परमाणु निर्धारित करेंगे। क्योंकि जो बुनियादी इकाई होती है वो पदार्थ की परमाणु होती है, और परमाणु जैसा होगा वैसा ही वो द्रव्य, वो मैटर गुण प्रदर्शित करेगा। तो पता है, जो आकर्षण बल की बात करते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा परमाणविक आकर्षण बल। तो पता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, अंतरा परमाणविक आकर्षण बल मायने रखता है। क्योंकि जब परमाणु आकर्षित करते हैं तो परमाणुओं से ही मिलके अणु बने हैं, तो अणु भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और जब अणु आकर्षित करेंगे तो वो इन तीन वर्गीकरण में से किसी एक वर्गीकरण में हमारे सामने प्रकृति में प्रस्तुत हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट कि इनके कणों की बीच की दूरी कम होती है। तो वो कम क्यों होती है? क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा है। तो हम क्या किसी तरीके से उसे दूर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
जब दो कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करके बंध बनाते हैं, बॉन्डेड होते हैं, बंध की बात तीसरे चैप्टर में करेंगे, बंध बनाते हैं तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यानी ठोस बनते समय सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसका मतलब यह है कि ठोसों के अंदर न्यूनतम ऊर्जा होती है। गैस बनते समय सबसे कम ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यानी गैस के पास न्यूनतम ऊर्जा होती है, और इन दोनों के बीच का तो द्रव हो जाता है। तो जब वो पास पास आए, जब वो एक दूसरे के पास पास आए, तो उस सिस्टम ने क्या किया, उस सिस्टम ने ऊर्जा उत्सर्जित कर दी, और ऊर्जा उत्सर्जित करके वो पास पास आए हैं। यदि हम उसे ये ऊर्जा दें तो वो दूर दूर जाने लगेंगे। तो पता है ऊर्जा कैसे देंगे, गर्म करेंगे। आपने ध्यान दिया है कि लोहे को कोई आकार देने के लिए उच्च ताप पर उसे गर्म किया जाता है तो वो पिघल जाता है, द्रव में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है वो द्रव में, क्यों बदल जाता है वो द्रव में? क्यों? क्योंकि जब वो पास पास आए थे तो ऊर्जा त्यागी थी, और जब हम उसे ऊर्जा दे देंगे, ऊर्जा ग्रहण करके दूर दूर हो जाएगा। और बहुत ताप देते हैं, और बहुत सा ताप देते हैं तो वो गैस में भी परिवर्तित होता है। मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी ठोस, यदि ठोस को हम गर्म करें, ताप दें, तो ठोस द्रव में बदल जाता है। और द्रव को यदि हम ताप दें, जो कि आप रोज देखते हो, आपके घर में चाय बनती है तो उसमें वेपर्स नहीं निकलती, वाष्पें नहीं निकलती, तो क्या हुआ भैया, तो वो जो द्रव है वो द्रव गैस में बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि उसे आपने ऊष्मा दी है। तो यदि इसे गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा गैस। तो हमारे पास एक तरीका है कि हम ठोस को गर्म करके द्रव में बदल जा सकते हैं और द्रव को गर्म करके गैस में बदल सकते हैं। परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर ठोस एक निश्चित ताप पे द्रव में नहीं बदलता। अलग अलग ठोस के लिए हमें अलग अलग ताप की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो सबका गलनांक, यानी ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलनांक बोलते हैं, लिक्विफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। और द्रव को गैस में बदलने को बाष्पन या बाष्पायन बोलते हैं। ये बाष्पन और बाष्पायन में अंतर हम जरूर समझेंगे, परंतु अभी तो हम बाष्पन की बात कर लेते हैं। अच्छा, दुनिया में, प्रकृति में हर चीज रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब है कि एक काम करो तो वो इधर चली जाए, तो फिर वो दूसरा काम करो तो वो इधर आ जाएगी। मतलब कुछ कंडीशन हमने अप्लाई की तो वो एक चीज से दूसरी चीज में बदल गई, उन्हें हटा के उसके विपरीत परिस्थितियां पैदा करो तो फिर वो फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रकृति पूरी के पूरी परिवर्तित हो चुकी होती। तो अब एक सिंपल सी चीज ये है कि यदि गैस को हम क्या करें, गैस को हम ठंडा करें, कूलिंग, तो वो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को बहुत ठंडा करें तो फिर वो ठोस में बदल जाएगा। ये ताप का प्रभाव है। आपको मालूम है, आपने देखा है कि यदि हम रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज के अंदर पानी रखते हैं तो फिर वो बर्फ बन जाता है और बर्फ ठोस होता है। तो ठंडा करके इस तरफ से इधर चला जा सकता है, गर्म करके इस तरफ से इस तरफ चला जाता है। तो ये थी हमारी ठोस, द्रव और गैस के कुछ बुनियादी गुण। अब हम रसायन की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, ये भी केमिस्ट्री की ही बात है, परंतु इनका एक मुख्य वर्गीकरण की बात करें कि मुख्य रूप से ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। मतलब प्रकृति में वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है मिश्रण और दूसरे होते हैं शुद्ध पदार्थ। हाँ, मिश्रण अशुद्ध होते हैं।
अब देखिए, आप जरा हम पूरी चीज समझेंगे और बिल्कुल एक बार में आपको हमेशा के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं द्रव्य के मुख्य वर्गीकरण की। तो एक तरह के जो होते हैं वो होते हैं मिश्रण, और दूसरे तरह के जो होते हैं हम यहां पे लिख देते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं जो हमारी पूरी केमिस्ट्री है, पूरी तो नहीं है, थोड़ी सी तो मिश्रण भी है। ये कहलाते हैं तत्व और दूसरा कहलाता है यौगिक। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जबकि मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो ये मिश्रण अशुद्ध पदार्थ क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए, हम मिश्रण में क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं या हम अणुओं बोल दें, अणुओं से किसी भी अनुपात में मिलने से बनते हैं। तो अभी हम यहां पे परमाणु और अणुओं लिखा है, तो हम इसे अभी बदलने वाले हैं, क्योंकि हम पहले तत्व की बात कर लें, क्योंकि तत्व सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। ये प्रकृति का सबसे शुद्ध रूप होता है, प्राकृतिक होता है, ये हम नहीं बना सकते, ये प्रकृति बनाती है। तो ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। इसमें कोई दूसरा नहीं होता, बने होते हैं। शुद्धतम रूप है, प्राकृतिक रूप से शुद्धतम रूप है, कोई मिलावट नहीं है, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होता है। बिना मिलावट की कोई जो चीज होती है, जो प्रकृति हमें देती है, वो तत्व कहलाती है। तो हम यहाँ पे हमने कहा था कि हम इसमें परिवर्तित करेंगे, तो हम यहाँ पे इन दोनों शब्दों को अब यहाँ पे नहीं लिख के हम क्या लिख देंगे, दो या दो से अधिक तत्वों से किसी भी अनुपात, यहाँ पे भी में मिलने से बनते हैं, बिना कोई रासायनिक क्रिया से। अब रासायनिक क्रिया क्या होती है, फिर ये शब्द आ गया हमारे पास, बताते हैं। जब रासायनिक क्रिया होती है तो जिन तत्वों से मिलके वो बने होते हैं, वो तत्व अपनी आइडेंटिटी, अपना रूप खो देते हैं, समझ गए, और नया गुण प्रदर्शित करते हैं। वो आइडेंटिटी लूज करते हैं, अपनी पहचान खत्म कर लेते हैं जब रासायनिक क्रिया होती है। जब रासायनिक क्रिया होती है तो वो अपने जो उनके गुणधर्म है वो खत्म करके जब दूसरे से मिलते हैं तो मिलने के बाद एक नया गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, तो हम कहते हैं कि उनके बीच एक रासायनिक क्रिया हुई है। परंतु यदि एक भौतिक क्रिया है तो जिन तत्वों से मिलके जो चीज बनी होती है वो तत्व अपने अपने गुण प्रदर्शित करते हैं, किसी भी गुण को त्यागते नहीं है। तो अभी जरा ये बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम भटक जाएं, हम यहाँ पे दो बातें कर लें, यहाँ पे दो सिंपल सी बातें कर लें, भौतिक गुण और दूसरी बात है रासायनिक गुण। भौतिक गुण, अच्छा, ये बहुत बुनियादी बातें हैं, छोटी छोटी क्लास की बातें हैं, इसलिए हम यहाँ पे उन्हें समझेंगे पूरी तरीके से, परंतु आपको पूरा लिख के बोर्ड पे नहीं दे रहे हैं। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? भौतिक गुण ऐसा गुण होता है जो परमानेंट, स्थायी रूप से परिवर्तित नहीं होता। जैसे हमने किया था, ठोस को गर्म किया, द्रव में बदल गया, ये ठोस का भौतिक गुण है। द्रव को ठंडा करेंगे फिर ठोस ले आएंगे।
अच्छा, जो ठोस द्रव में बदला है तो वो ठोस की प्रॉपर्टीज वो द्रव भी देगा। हाँ, अलग गुण नहीं हो जाएंगे उसके। तो भौतिक गुण मतलब ऐसे गुण जो परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं और पुनः अपने प्रारंभिक रूप में मिल जाते हैं पदार्थ, तो वो गुण उनका भौतिक गुण कहलाता है। किसी को गर्म करके गैस में बदल दो, ठंडा करो, फिर द्रव में बदल जाएगा। यानी भौतिक गुण में जब दो चीजें आपस में मिल रही हैं, मिलने के बाद वो अपने अपने गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, कोई नया गुण उनका नहीं आ रहा है, तो वो भौतिक गुण होते हैं। यानी भौतिक गुण अपनी आइडेंटिटी, पहचान खोते नहीं हैं। कुछ भी हो जाए, जिनका गुण है वो हर परिस्थिति में वो ही गुण प्रदर्शित करेगा, तो हम बोलेंगे कि ये भौतिक गुण है। और रासायनिक गुण क्या होते हैं? रासायनिक गुण में जिन तत्वों को हम देख रहे हैं, जो तत्व भाग ले रहे हैं, वो अपनी पहचान खो देते हैं और एक नई पहचान बनाते हैं। जैसे कि कागज को जला दो, क्या जला हुआ कागज फिर से प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है? नहीं आता। एक रासायनिक क्रिया है। जलने को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। हाँ, ऑक्सीकरण कहते हैं। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जलती नहीं है। तो रासायनिक गुण वो गुण होते हैं जो परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते, परमानेंट चेंज होकर नए गुण बन जाते हैं। यानी रासायनिक गुण आधुनिकता को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। यानी उनके गुण जो परिवर्तित हुए वो हमेशा के लिए परिवर्तित हो गए, तो अपनी पहचान खो देते हैं, नए बंध बन जाते हैं। इसमें नए बंध नहीं बनते। इसमें केवल क्या होता है, जिनके बीच आकर्षण बल लगा वो कम या ज्यादा हो सकता है, परंतु वो किसी दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, वो अपने नए गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। पानी में शक्कर घोल दी, शरबत बन गया। शरबत में हमें पानी और शक्कर दोनों के गुण मिलेंगे, है ना? तो और यदि गर्म करो, पानी को बाष्प बना दो और उसे कहीं इकट्ठा करके फिर पानी में बदल दो, शक्कर बची रह जाएगी। तो भौतिकता की बात होती है तो ये परिवर्तनशील नहीं होती, फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। मतलब जहां से चले हैं हम वहीं आ जाते हैं, परंतु रासायनिक गुण में ऐसा नहीं होता है। एक बार जो परिवर्तन हुआ तो फिर वो हुआ। अब दो चीज मिली, जैसे ए और बी, भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलके ए बी बनाया। ये ए के गुण भी दे रहा है, बी के गुण भी दे रहा है, और किसी भी तरीके से हम ए प्लस बी अलग कर सकते हैं, फिर से ए और बी में ला सकते हैं। परंतु रासायनिक गुण में यदि ए प्लस बी मिलके ए बी बना लिया है तो ए बी के गुण ए से और बी से अलग होंगे। यहां ए बी के गुण ए का गुण भी देंगे, बी का गुण भी देंगे, परंतु यहां ए बी का गुण होगा, नए गुण होंगे। उसके ना तो ए से मिलेंगे ना ही बी से मिलेंगे। ये परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, और भौतिक गुण अस्थायी होते हैं। बल्ब जला दो, क्या बल्ब जल रहा है? हम कहते हैं बल्ब जल रहा है। बल्ब जलता नहीं है, जलता नहीं है। उसमें धारा प्रवाहित होती है, प्रकाश देता है, स्विच ऑफ कर दो, बंद हो जाएगा। नहीं तो जल गया तो रासायनिक गुण होगा। जल जाता ना कभी कभी, तेज वोल्टेज आ जाए घर में, तो फिर से एक इंपॉर्टेंट बात समझिए आप हमारी, कि भौतिक गुणों की बात करते हैं। यदि ए बी मिलके ए बी बना रहे हैं तो ये बी ए और बी दोनों के गुण देगा, और इससे हम किसी भी तरीके से फिर ए प्लस बी में परिवर्तित कर सकते हैं। ये जब रासायनिक गुण की बात करते हैं तो ए प्लस बी मिले तो ए बी बनेगा। रासायनिक गुण रासायनिक क्रिया के द्वारा बनते हैं। इसमें पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध बनते हैं। दो चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं ना, उन्हें बंध ही कहते हैं। बॉन्ड, इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड। 007 जेम्स बॉन्ड, नो, बॉन्ड BOND होता है, वो भी BOND होता है, परंतु ये बॉन्ड का मतलब बंध होता है, उस बॉन्ड का मतलब आदमी होता है। तो यहाँ पे ए कोई भी पदार्थ रहता है, अभी हमने पढ़ा ना द्रव्य है। यदि ए है तो उसमें बहुत से ए हैं, उनके बीच में बंध बने रहते हैं, ए बंध ए बंध ए। जब तक बंध नहीं बनेंगे तो द्रव्य बनेगा ही नहीं।
तो ये बंध टूट जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, बी बंध, बी बंध, बी बंध, बंध, ये भी बंध टूट जाएंगे और नए बंध बनेंगे। वो बंध क्या होंगे, ए बंध बी। इनके गुण इन दोनों से सर्वथा भिन्न होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, परंतु इसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये दो तरह के गुण होते हैं। तो हम भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया इसकी बात करते हैं तो हमने क्या बोला कि बिना कोई रासायनिक क्रिया के, मतलब मिश्रण बनने के बाद हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलता। जबकि यौगिक की बात करें, ये क्या होता है, दो या दो से अधिक, हम तत्व बोल रहे हैं यहां पे, तत्व आपस में मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। बिल्कुल गलत, ऐसा लिख दोगे तो आपको 0 मिलेगा। ऐसा अकेला लिख दोगे तो 0 मिलेगा। 0 चाहिए तो ऐसा लिखना, दो या दो से अधिक तत्व तो आपस में मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं इसे यौगिक कहते हैं। तो इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट, वो निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उनका कोई हर कुछ नहीं होता, एक अनुपात निश्चित होता है, वो निश्चित अनुपात में मिलते हैं। नंबर सेकंड, कंडीशन सेकंड, रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है और यौगिक जिन तत्वों से बना होता है उससे सर्वथा भिन्न होता है। अब तीन कंडीशन की भी बात कर लें। यौगिक के गुण वो जिन तत्वों से बनता है, जिन तत्वों से बनता है, यौगिक के गुण वो जिन तत्वों से बनता है उनसे भिन्न होते हैं। नई चीज बनती है, परंतु शुद्ध अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है, अलग अलग अनुपात नहीं होता, इसलिए हम शुद्ध मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम इसका दे दें, जैसे कि NaCl नमक एक यौगिक है, जैसे कि H2O जल, वाटर एक यौगिक हो, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एक यौगिक है। तो अब आपको यह बात समझ में आई कि यौगिक को हम शुद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि वो शुद्ध अनुपात से बनते हैं, फिक्स रहता है, उसमें दूसरी चीज नहीं होती। परंतु मिश्रण क्या होते हैं कि रासायनिक क्रिया से बिना कोई रासायनिक क्रिया के लिख देते हैं तो सेंटेंस अच्छा हो जाएगा। मतलब मिश्रण के गुण क्या होगा, जो मिश्रण है, मिश्रण के गुण अवयवी तत्वों के गुण के समान होते हैं। अवयवी तत्वों के गुण के समान होते हैं, अलग नहीं होते। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, मिश्रण उनके ही गुण देता है जिनसे मिलके वो बना होता है। समझ में आई ये बात। रासायनिक क्रिया नहीं होती, आसानी से अलग अलग किया जा सकता। तो ये भौतिक क्रिया से बनते हैं और ये यौगिक रासायनिक क्रिया से बनते हैं। तो अभी आपको भौतिक और रासायनिक क्रिया दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ गई। भौतिक क्रिया भी आप समझ गए कि भौतिक क्रिया रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है, बदल के फिर वापस प्रारंभिक रूप में लाया जा सकता है। समझ गए। और रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती, कोई कोई सी तो होती है, परंतु फिर से पूरा प्रारंभिक रूप नहीं मिलता है उनका। समझ गए। कुछ क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं तो कुछ यहां पे वो रहते हैं अपवाद। तत्व
शुद्ध होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति देती है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक क्रिया के द्वारा मिलकर जो चीज बनाते हैं निश्चित अनुपात में, उसे यौगिक बोलते हैं। और मिश्रण में हमने क्या बोला, पानी में शक्कर घोल दो, पानी में रेत घोल दो। अब वो रेत से एक बात हमें याद आई कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, वो भी समझो। एक होते हैं समांगी और दूसरे प्रकार के होते हैं विषमांगी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। समांगी का मतलब यह है कि सब अंग समान दिखें, किसी अंग को हम अलग अलग महसूस नहीं कर पाए। पानी में शक्कर घोल दो और थोड़ी देर बाद उसे रख दो तो वो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें शक्कर घुली है कि नमक घुला है, क्या घुला है, हमें एक सा लगेगा। जबकि वो पानी और शक्कर के गुण दे रहा है, वो मिश्रण है। तो मिश्रण का मतलब होता है कि वो दो तरह के होते हैं। समांगी का मतलब वो जिनमें हम अलग अलग महसूस नहीं कर पाए कि कौन कौन मिले हैं, वो एक ही दिखें। तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक ही रूप रख लेते हैं परंतु सबके गुण अपने अपने गुण होते हैं तो उसे समांगी मिश्रण बोलता है। तो पानी में शक्कर घोल दी तो समांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया है। और यदि पानी में रेत घोल दी तो विषमांगी मिश्रण हो गया। खिचड़ी बनती है आपके यहाँ, दाल और चावल मिलाते हैं, दाल अलग दिखती है, चावल अलग दिखती है, तो विषमांगी हो गया। समझ में आई ये बात? परंतु उसमें नमक भी डालते हैं तो नमक अलग से नहीं दिखता, तो नमक और खिचड़ी का मिश्रण समांगी मिश्रण हो गया। तो क्या बोला हमने, नमक और खिचड़ी का मिश्रण समांगी हो गया, परंतु दाल और चावल मिलाए तो वो विषमांगी है। तो विषम अंग, जिसके अंग अलग अलग महसूस हो सकते हैं, दिखाई देते हैं, वो विषमांगी होता है। और जिसके अंग एक ही दिखते हैं परंतु गुण उनके अपने अपने होते हैं, अपनी ढपली अपना राह। यहां ऐसा नहीं होता यौगिक में, दो मिल जाओ, तीन मिल जाओ, चार मिल जाओ, कितने ही मिल जाओ, जब नया बनेगा तो वो एक ही होगा, एक ही गुण देगा। जिनसे मिलके बनाए उनकी बिल्कुल भी बात नहीं होगी यौगिक बनते समय, परंतु मिश्रण बनते समय वो अपनी पहचान नहीं खोते हैं, तो वो मिश्रण होते हैं। अब हमें ये बात समझ में आ गई, हमें तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो यौगिक रासायनिक क्रिया से मिलकर बनते हैं, एक निश्चित अनुपात में उसके अवयवी तत्व मिलते हैं। ये तो कुछ भी यार, खिचड़ी में थोड़े से दाल कम हो जाए या थोड़े से चावल तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, खिचड़ी तो खिचड़ी ही होती है। समझ में आई ये बात? परंतु यदि कोई मेडिसिन है, औषधि है, उसमें जो तत्व रहते हैं उनमें परिवर्तन हो जाए तो औषधि के गुण बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि सांप के काटने का इलाज सांप के जहर से ही होता है। वो जहर से दवाई बनती है, एक निश्चित अनुपात में मिला के वो दवाई बनाते हैं जहर में और दूसरे केमिकल्स को। यदि वो अनुपात कम और ज़्यादा हो जाए तो सांप काटने से वो भले ही बच जाए उस दवाई से, तो वो फिर मर ही जाएगा। अब हम बार बार तत्व बोल रहे हैं, परमाणु बोल रहे हैं, अणु बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा परमाणु और अणु यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उनकी भी बात कर लें। द्रव्य तो वो भी हैं। तो देखिए जरा, यौगिक यानी कि अणु, तत्व मतलब परमाणु, तत्व का मतलब होता है परमाणु। तो हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं ये तो हम अगले चैप्टर में समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यानी अगला अध्याय, टॉपिक नहीं, सॉरी यार, कितना सॉरी बुलवाते हो तुम लोग, अगले अध्याय में समझेंगे। हम परमाणु की बात करें, सबसे छोटी यूनिट परमाणु। कोई भी पदार्थ परमाणुओं से बनता है। और अणु बनते हैं दो या दो से अधिक
परमाणुओं से मिलकर, लो भैया, यानी परमाणु ही अणु है और अणु से द्रव्य बनता है, पदार्थ बनता है, तो द्रव्य भी परमाणु है, यानी सब कुछ परमाणु से ही होता है। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बन जाते हैं, मिलते रासायनिक क्रिया से। जैसे परमाणु की बात करें, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, ये सब परमाणविक रूप हैं। जब अणु बनेंगे तो H और H मिलेंगे, ये बंध कहलाता है, इससे हम H2 बोलेंगे। H2 है आपका अणु। समान परमाणुओं से मिला है, समांगी अणु बना है। समांगी वर्ड यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ये एक से परमाणु से मिलकर। अच्छा, एक से परमाणु से मिलना जरूरी नहीं है, अलग अलग से भी मिल सकता है। जैसे HO और H, यानी दो H एक O के साथ बंध बना लेते हैं, तो जो अणु बनता है वो H2O यानी कि जल होता है। तो सिंपल सी बात है यार, दो से अधिक या दो परमाणु आपस में बंध बना लेते हैं तो वो काय में बदल जाते हैं, अणु में बदल जाते हैं। तो इसे द्वीप परमाणविक अणु बोलेंगे। दो हैं तो द्विपरमाणविक, तीन है तो त्रिपरमाणविक, और यदि तीन से ज्यादा हैं तो अपन ज्यादा आगे की गिनती छोड़ दें, याद ही मत रखो, हम बहुपरमाणविक बोलते हैं। द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक और बहुपरमाणविक, बहुत से परमाणु में। बहुपरमाणविक देखें जरा, जैसे कि हमारे पास है CH3COOH, एसिटिक एसिड का फार्मूला है, अम्ल है ये, एसिड, एसिडिक अम्ल। परंतु एसिडिक एसिड ही याद रखना। देखना, 1 और 3 4 5 6 7 8, 8 परमाणुओं से मिलके बना है। अच्छा, ऐसा नहीं है 3 N आपस में मिल जाएंगे ना यार, हम बंद बनाना गलत कर रहे हैं, हम N3 बना दें। N3 क्यों बना दें? N3 बनता है, नाइट्रोजोइक एसिड में बनता भी नहीं बना रहा है, हम NH3 बना दें, NH3। एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ मिलके जो यौगिक बनाती है, जो अणु बनाती है, उसे अमोनिया कहते हैं। अमोनिया आपने सुनी होगी। तो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर भी अणु बनते हैं, असमान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर भी अणु बनते हैं। परंतु अणु बनते कब हैं? दो या दो से अधिक परमाणु, मतलब 2 H हैं तो इसे हम परमाणु नहीं बोलेंगे, ये तो अणु बन गया। अकेला H है, ये है परमाणविक अवस्था और ये है आणविक अवस्था। परंतु एक बात यह है कि प्रकृति में H के रूप में कुछ चीज नहीं मिलती, H2 के रूप में ही मिलती है। यदि हाइड्रोजन गैस बोलेंगे तो H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस बोलेंगे तो ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, है ना। अब Na है, NaCl के साथ मिलकर NaCl बना लेता है। सोडियम क्लोराइड, ये वही है नमक जो आप लोग खाते हो, सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम है, तुम्हें पता, सोडियम में थोड़ा सा पानी डाल दो तो सोडियम में आग लग जाती है। क्लोरीन को यदि अपने स्किन पे डाल दें तो स्किन पे जलन मचती है। परंतु जब NaCl बन जाता है तो वो सोडियम और क्लोरीन दोनों के गुण नहीं देके नमक के गुण देता है। ना तो नमक में पानी डालने से आग लगती है और ना ही वो अपने स्किन को जलाता है, बर्न करता है, जलन उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं करता, उसके अपने गुण हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम भी लिखा था, तो कैल्शियम हमें जनरली मिलता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अणु और परमाणु की, जो कि आपने समझी। परंतु यार इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है 11th क्लास के लिए, ये तो 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इससे भी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, और वो बात करने के बाद फिर हमें यहाँ पे मापन की भी बात करना होगा। क्या केमिस्ट्री में मापन नहीं होता है? होता है। परंतु उससे पहले जरा हम परमाणु और अणु के भार की बात कर लें,
तो हम यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे लिखेंगे। नंबर फर्स्ट है परमाणु भार। पहली चीज है परमाणु भार। किसी परमाणु का जितना भार होता है उसे परमाणु भार कहते हैं। क्या डेफिनेशन है सर? परमाणु दिखता ही नहीं है तो कैसे तोलोगे? तो तुलता ही नहीं है, तुलता ही नहीं है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता दें यार, थोड़ा सा सर आप भटक जाते हो। हाँ, भटक जाते हैं कि परमाणु में पता क्या क्या होते हैं, जो कि हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। परमाणु में तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये ऐसा परमाणु में यहाँ पे नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ परिक्रमा लगाते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर को कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वो तो मोबाइल होता है, हाँ, घूमता रहता है। तो परमाणु भार कैसे निकालें, बड़ी समस्या हो गई। अच्छा, एक और शब्द में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर लेते हैं, परमाणु संख्या। परमाणु एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर, भार संख्या, सॉरी, परमाणु संख्या नहीं लिखेंगे, भार संख्या लिखेंगे। परमाणु भार और भार संख्या, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मास नंबर। परमाणु भार को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ये भार संख्या होती है, मास नंबर होता है। दो चीजें लिख दी सर, पहली चीज नहीं समझाई थी, दूसरी भी लिख दी। चलो समझते हैं, पता करते हैं कि परमाणु भार क्या होता है। जब हम उसे तौल नहीं सकते, क्योंकि जो चीज दिखेगी नहीं उसे कैसे तोलेंगे, महसूस तो होती है। तो पता है परमाणु भार एक अनुपात है। अनुपात है, किसका अनुपात है? यह है जिस परमाणु का आपको भार निकालना है उसका भार अपान एक परमाणु जो आप निकाल रहे हो का भार बटे कार्बन 12। कार्बन का एक समस्थानिक होता है, समस्थानिक भी समझेंगे ही, समझ नहीं हमें। कार्बन का एक समस्थानिक होता है, वो कार्बन 12। समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। परंतु अभी तो हमने परमाणु क्रमांक भी अच्छे से नहीं पढ़ा, तो फिर हम कैसे समझेंगे? इसलिए अभी आप C12 याद रखो, 12 उसका परमाणु भार होता है। C12 कार्बन 12 परमाणु का 1/12वां भाग, यानी ये है आपका परमाणु भाग। कि किसी भी कोई भी परमाणु जिसका आप भार निकालना चाह रहे हो वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना गुना है, कि वो परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग का कितना गुना है, ये परमाणु भार होता है। कंपैरिजन, तुलना की जाती है। अब कार्बन 12 से क्यों की गई, फिर उसका 1/12 सब क्यों किया गया? पहले नहीं की जाती थी, पहले पुराने जमाने में पता हाइड्रोजन से करते थे, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, लगभग 1 है। परंतु फिर उन्होंने कार्बन 12 देखा, उसका 1/12 पार्ट आसानी से उपलब्ध है, तो उन्होंने कहा यार सबसे हल्का तो ये है। तो तुलना करेंगे तो सबसे लाइट से तुलना करेंगे कि कार्बन 12 के 1/12 का हमें पता है कितना होता है, पता है, प्रैक्टिकली निकाला, लैब में निकाला, प्रायोगिक रूप से निकाला, ये हाइड्रोजन से भी कम होता। तो इससे तुलना की कि कोई भी परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग से जितने गुना होगा वो ही उसका परमाणु भार होगा। अब अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, परंतु इसकी इकाई है, इसे हम बोलते हैं AMU। पहले इंग्लिश में लिख देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और इसे बोलते हैं हिंदी में परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्यों बोलेंगे हम हिंदी में इसे? जब AMU लिखेंगे या अकेला U भी लिख सकते हैं,
AMU की जगह U भी लिख सकते हैं। मतलब यदि ये इसके 1 गुना है तो 1 AMU हो जाएगा, है ना। यदि इसके ये 2 गुना है तो ये 2 AMU हो जाएगा। और हम तुम्हें एक चीज और बता दें कि 1 AMU ग्राम में कितना होता है, तो ये होता है 1.66, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 056, हाँ याद आया, 056 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये 1 AMU होता है। याद कर सकते हैं, याद कर, 24 माइनस लिखेंगे, 24 ग्राम तो कई क्विंटल का हो जाएगा, मेट्रिक टन का हो जाएगा यार। -24 है, -24 ग्राम, यानी अपान में 10 में 1 में 24 जीरो लग जाएंगे, तो पता ये 1 AMU होता है। तो परमाणु भार की जो इकाई होती है वो AMU होती है। जैसे यदि हम हाइड्रोजन का परमाणु भार निकालें तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं 1.00076 AMU होती है। पर यार हमने कभी ये लिखा तो नहीं देखा, कई जगह 7 भी रहती है, हमने ये कहीं लिखा तो नहीं देखा। हम तो जब भी हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 लिख देते हैं। और यार जब इतना सारा लिखेंगे तो फिर जोड़ घटाने गुणा भाग कैसे होंगे। तो इस समस्या का समाधान है भार संख्या, मास नंबर। एटॉमिक मास एंड मास नंबर आर टू डिफरेंट थिंग, सॉरी, परमाणु भार और भार संख्या दोनों अलग अलग हैं, किंतु हम परमाणु भार की जगह हमेशा भार संख्या, हमेशा नहीं करते, जब हमें सामान्य कोई गणनाएं करनी होती हैं तो परमाणु भार उपयोग नहीं करके हम भार संख्या लिखते हैं। भार संख्या 1 है, परमाणु भार ये है, भार संख्या ये है, तो हम 1 ही लिखते हैं ना। तो भार संख्या क्या हुई, भार संख्या मास नंबर ये होता है न्यूट्रॉनों, ऐसे लिख देते हैं एक बार, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। इतना लिखने का टाइम है अपने पास, अपन इसे सीधा लिखेंगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। संख्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जोड़ दो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, इन्हें न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियन का मतलब नाभिक में रहने वाले तत्व, जो नाभिक में रहता है उसे न्यूक्लियन कहा जाता है। भूलना मत, याद रखना। कैरियर बनाना है तो भूलने की आदत छोड़िए। वो आके कहते ना चैन से सोना है तो जाग, अरे यार सोना है तो जाग कैसे सकते हैं, या तो जाग लें या फिर सो लें, परंतु यहां पे ऐसा नहीं है। तो भार संख्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होती है और ये लगभग परमाणु भार के बराबर ही होती है, दशमलव में नहीं आती, क्योंकि आधा प्रोटॉन और आधा न्यूट्रॉन नहीं हो सकता। तो हम ये पूर्णांक मिलता है, ये हमेशा पूर्णांक मिलता है, तो हम भार संख्या यूज करते हैं किसकी जगह, परमाणु भार की जगह हम क्या उपयोग में लाते हैं, परमाणु भार की जगह हम भार संख्या का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि वो पूर्णांक होता है, क्योंकि वो जोड़ घटाने गुणा भाग में हमारी हेल्प करता है। यार हाइड्रोजन को 1 लिख लें, दशमलव के बाद इतना अंदर जाना, और ये 1 AMU इतना होता है तो कितना सा अंतर पता ही नहीं चलेगा क्या अंतर है। तो जब बहुत माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन, बहुत छोटी से छोटी चीज का जब गणना की जाती है, छोटी से छोटी चीज की गणना की बात बताएं, जैसे कि एटम बम, हाइड्रोजन बम वगैरह बता रहे हैं, तो वहां तो ये भी बहुत मायने रखता है। तो हम तो यहाँ पे बना ही नहीं रहे ना, हम तो रसायन पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनके केमिकल रिएक्शन। तो हम परमाणु भार उपयोग नहीं करेंगे, हमेशा क्या यूज करेंगे, भार संख्या, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बोल दें, एक और वर्ड हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। भार संख्या भी बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। तो परमाणु भार की जगह हम जिसे उपयोग में लाते हैं वो है हमारी द्रव्यमान संख्या। भार संख्या और द्रव्यमान संख्या एक सी कैसे हो सकती है सर? द्रव्यमान का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा, और
भार का मतलब होता है पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। परंतु एक बात सुन लो, एटम इतना छोटा होता है, उसका द्रव्यमान इतना कम होता है कि पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल उस पर लगभग नगण्य होता है। इसलिए हम यहाँ भार और द्रव्यमान दोनों लिख सकते हैं, सफाई नहीं दे रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। बहुत छोटा होता है, दिखता ही नहीं है, इतना कम भार होता है, ये -24 ग्राम। तो उस पर कोई बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग सकता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु पे लगता है उसी को तो भार कहते हैं। याद रखो, द्रव्यमान का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा, है ना, उसमें कितना पदार्थ है उसे द्रव्यमान कहते हैं। परंतु उसे पृथ्वी कितने आकर्षण बल से खींच रही है, वो आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो कितने आकर्षण बल से पृथ्वी उसे खींच रही है वो होता है भार, वेट। परंतु ये इतनी छोटी चीजें होती हैं परमाणु कि इनमें द्रव्यमान और भार लगभग बराबर होता है। परंतु फिर भी यार सच्चाई तो सच्चाई होती है। द्रव्यमान संख्या बोलेंगे तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये हम उपयोग करेंगे 90%, 90% केसों में यूज करेंगे। परमाणु भार हम केवल 10% में उपयोग में लाएंगे, कभी कभी हमें करना पड़ता है। तो परमाणु भार एक तुलना होती है, तुलना होने के बावजूद इसकी इकाई होती है, AMU बोलते हैं, और अकेला U भी उसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या। तो हम आपसे बोल रहे हैं, अभी हम जितनी भी बातें करेंगे सब में द्रव्यमान संख्या यूज करेंगे, ठीक है। मास नंबर यूज करेंगे, द्रव्यमान संख्या यूज करेंगे। परमाणु भार हम कभी यूज करेंगे जब हम कुछ विशेष कुछ कर रहे होंगे, तो विशेष थोड़ा कम ही करेंगे, परंतु करेंगे। अब परमाणु भार समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हमें निकालना है अणु भार। तो कुछ नहीं यार, जितने परमाणुओं से मिलके बना होता है सबके परमाणु भारों को जोड़ दो तो वो अणु भार निकल जाता है। वैसे अणु भार को भी हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, परंतु ये बकवास चीज है। परंतु यार बुक में है तो कर रहे हैं ना। अणु भार का मतलब उन्होंने क्या बोला, अणु भार बराबर एक अणु का भार जिसका निकाल रहे हैं उसका, बटे कार्बन 12 के 1/12 भाग का भार। तो AMU तो इसे भी बोल ही देंगे हम। ये है अणु भार, या अणु ले लिया, उसमें क्या लिया था हमने, परमाणु लिया था। परंतु ऐसे कभी नहीं निकालेंगे, सुन लो तुम लोग, क्योंकि अणु बनता है परमाणुओं से, तो सब परमाणुओं का भार अलग अलग ही जोड़ देंगे तो अणु भार निकल आएगा। यार हटाओ इसे, हटाओ 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 हटाओ। जैसे हम देखें, कुछ अणु भार, कुछ परमाणु भार आपको याद रखने चाहिए, तो याद रखना चाहिए। अब हम जैसे हमारे पास अणु की बात करें तो H2 है। H2 का मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन मिले हैं। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, तो 1 + 1 बराबर कितने हो जाएंगे, 2। 2 मिले तो 2 हो जाएगा, 3 मिले तो 3 हो जाता ना, H2 हो गया। जैसे O2 का ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16, 2 मिले हैं तो 16 + 16 बराबर 32। तो हम यहाँ पे द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं, है ना, वो दशमलव यूज नहीं कर रहे। जैसे H2O होता, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हैं तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है तो बराबर कितना आ गया, 18। ये तुम्हें निकालना आना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। देखो NaCl में Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। ये 0.5 कहाँ से आया ये हम समझेंगे, जरूर बात करेंगे इसकी, अभी नहीं करेंगे। अच्छा आज ही पूरी बात कर लें क्या, एक ही दिन में केमिस्ट्री खत्म करवाना चाहते हो, धीरे धीरे सब सामने आएगा। हाँ, ये पहला दिन पहले ही दिन के रूप में जिएंगे। आज हम कल तो नहीं जी सकते ना, कल जी चुके हैं, वो आज नहीं जी सकते। जो आने वाला कल है वो आज नहीं जी सकते, आज तो आज ही जी सकते हैं। प्रेजेंट में जीना सीखो। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ना तो आपको आता ही है। 58.5 NaCl का हो गया,
SO4 का निकालें। ऐसे निकालना, H का 1 होता है ना, तो 2 गुणा बन 2 है ना, 2 गुणा बन प्लस सल्फर का होता है 32, यहीं लिख देते हैं, ये हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, कितनी ऑक्सीजन है 4, तो प्लस 16 गुणा 4, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, 2 प्लस 32 प्लस 64 बराबर 4 2 6 2 8, 6 3 9 98 होता है H2SO4 का। अब कई ऐसे ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें क्रिस्टलन जल होता है, क्रिस्टलाइन वाटर, मतलब उसके अंदर पानी भरा होता है, पानी भरा होता है, तो उसका देख लो, अधिकतर बच्चे वहां गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मान ले रहे हैं हम एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3.6H2O ऐसे लिखा रहता है, ये क्या है, ये क्रिस्टलन जल है जो कि एल्युमिनियम क्लोराइड के अंदर है, जो गीला नहीं करता है, ये अंदर क्रिस्टल के बीच में बना रहता है, जिसे हम टच करते हैं तो गीला नहीं होता है। यार ठोस को टच करेंगे तो ठोस का कोई प्रभाव हमारे हाथ पे नहीं आता है, द्रव को यदि करेंगे तो गीले हो जाएंगे, गैस तो हमें लगती है यार। तो यहाँ पे यदि हम एल्युमिनियम का निकालें, एल्युमिनियम का होता है 27 प्लस, क्लोरीन का 3 है 35.5 होता, प्लस लगेगा, ये डॉट लगा है तो तुम यहाँ पे प्लस लगाओगे। H2O 6 हैं तो 6 के बाद ब्रैकेट लगा दो, एक H2O थोड़ी है, 6 H2O मतलब H2O का 6 गुना बार होगा कि नहीं। हाइड्रोजन का कितना बन होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन मतलब 16, सॉल्व करो 27 प्लस 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 तिया 9 और 1 10, सही किया ना, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 3 तिया 9 1 10 प्लस 6 का तो बाहर गुणा हो रहा है और ये 18 हो गया। तो अब आप करो तो 27 प्लस 106.5 प्लस 8 छंग 48 के 18 का पारा नहीं आता, 6 एकम 6 और 4 10, 6 अट्ठे 48 के 8, 6 एकम 6 और 4 10, जोड़ दो 0.5 तो आ ही जाएगा, 8 6 14, 14 और 7 21, फिर हो जाएगा 0 0 2 और 2 4 और फिर हो जाएगा 2 241। देख लेना यार, जोड़ घटाने गुणा भाग चेक कर लिया करो। हाँ, तो ये हमने निकालना सीखा अणुभार। अणुभार निकालते हैं तो जितने परमाणुओं से मिलके वो बना होता है उतने परमाणुओं के भारों को जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है अणुभार। पता है, जैसे H2O होता है ना, ऐसे बना होता है, ये O है, ये H है और ये H है, ऐसे मिलके बना। ऐसा मिलके क्यों बना होता है यार, ये भी हम समझेंगे ना, फिर वही बात, सब आज ही समझ लें क्या। तो अणुभार चूंकि नवी क्लास में निकालना है, इसका हमने अभी आपको बता दिया है तो वो आपको समझ में आ गया है। अब केमिस्ट्री में जो केमिकल्स होते हैं उनका भी तो मापन होता है, मेजरमेंट होता है, तो यहाँ पे भी हमें सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ लेनी चाहिए। और पता है, मतलब मापन की इकाइयाँ हमें पढ़ना है यहाँ पे। परंतु एक बात हम आपको पहले ही क्लियर बता दें कि ये फिजिक्स में बहुत बड़ा चैप्टर है और इतना डिटेल है उसमें कि यहाँ केमिस्ट्री में बहुत छोटा सा है, तो हम इसे बहुत संक्षेप में पढ़ेंगे। यदि मापन में आपको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ चाहिए तो आप फिजिक्स का दूसरा चैप्टर आप पढ़िए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मापन और इकाइयाँ, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। परंतु फिर भी यहाँ हमारी जितनी काम की चीज़ें हैं नहीं तो हम जरूर पढ़ेंगे।